नमस्कार दोस्तों। युद्ध हमेशा से मानवीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है और इसने न केवल आज के इस इतिहास को एक शक्ल सूरत दी है, बल्कि मानव के विकास में, उसकी सभ्यता के विकास में और आज का जो हम एक राजनीतिक मानचित्र इस धरती पर, इस पृथ्वी पर देखते हैं, उसमें युद्ध ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हालांकि यह बात भी सही है कि युद्ध में दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है और यह मानव की मूलभूत जो प्रकृति है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रकृति है, उसके खिलाफ भी जाता है। और जब युद्ध शुरू हो जाता है तो राजनीतिक कूटनीतिक प्रयासों की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और के बाद में आज विश्व पहली बार तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। भले ही उन्होंने सीधे युद्ध में सहभागिता नहीं की है, किंतु कहीं ना कहीं हथियारों के माध्यम से वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं। तो निश्चित है कि आज का समय बहुत ही संकटकालीन है और हो सकता है कि विश्व एक इससे भी भयंकर स्थिति में पहुंच जाए, जहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये लड़ाई है वो विश्व के अन्य देशों तक फैल जाए। ऐसा ना हो, इसके लिए हालांकि कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ यह बात भी सर्वविदित है कि न केवल रूस बल्कि नेटो के कई देश और अमेरिका परमाणु शक्ति से संपन्न है और ऐसी स्थिति में अगर ये युद्ध यूक्रेन और रूस से के बीच से निकलकर विश्व के कुछ अन्य देशों तक फैलता है तो विध्वंस और घातक हो सकता है, उसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि रूस और यूक्रेन के संबंध इस तरह से क्यों हुए कि दोनों आपस में युद्ध की स्थिति में आ गए। और आपको विदित है कि 1991 से पहले यूक्रेन चूंकि सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तो उसके पश्चात ऐसी क्या परिस्थितियां विकसित हुई कि आज हमें इस युद्ध की विभीषिका को देखना पड़ रहा है। तो इससे पहले कि हम उस कारणों का विश्लेषण करें, विश्व के मानचित्र पर यूक्रेन और रूस की जो स्थिति है, आइए उसका हम एक जायजा ले लेते हैं। और यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं कि विश्व के पटल पर रूस और यूक्रेन की स्थिति क्या है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रशिया और यूक्रेन। और यूक्रेन की तुलना में रशिया काफी एक बड़ा राष्ट्र है। तो यहाँ पर आप दोनों की तुलनात्मक स्थिति को देख पा रहे हैं। ये विश्व के मानचित्र पर दोनों ही राष्ट्रों की स्थिति है। ये उन चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश हम करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में कि क्यों हमें इस युद्ध को देखना पड़ रहा है। आप इसे देख सकते हैं, युद्ध की विभीषिका। और उससे पहले कि हम इस चीज़ का जायजा लें, कारण क्या थे, आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी झलकियां जो कि इस यूक्रेन और रूस के
के बीच में जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है उसकी कुछ वीडियो फुटेज यहाँ पर आपने देख ली, जिससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि युद्ध कितने बड़े पैमाने पर दोनों राष्ट्रों के बीच चल रहा है। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे ऐसे क्या कारण रहे हैं। सबसे पहला जो कारण सामान्य रूप से सभी को समझ में आता है कि वो है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। और 1991 में रूस के विभाजन के बाद से ही कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ये चाहते थे कि सोवियत संघ, जिसका गौरव और जिसकी शक्ति कम हो गई है, जिसका प्रभाव विश्व में कम हो गया है, कहीं ना कहीं उसको लौटाया जाए और उस हेतु कुछ ना कुछ ऐसा विस्तारवादी प्रयास किया जाए। तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी सशक्त मानसिकता वाले एक राष्ट्रपति हैं और उनके मन में गहरे ये भाव बैठा हुआ है कि रूस अपने उस खोए हुई वैभव को, उस खोई हुई सभ्यता को, उस खोए हुए प्रभाव को विश्व की राजनीति में पुनः हासिल करे। तो कहीं ना कहीं उसमें व्लादिमीर पुतिन के इस मानसिक जुझारूपन की भी झलक हमें इस आक्रमण के पीछे देखने को मिलती है। आइए कुछ हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आपको विदित है कि सोवियत संघ की स्थापना से पहले रूस का जो क्षेत्र है, जहाँ पर रूस से विखंडित हुए अन्य राष्ट्र भी मौजूद हैं, उन सब में जार का एक शासन हुआ करता था, जो निकोलस जार जिसको कहा जाता था, और एक तानाशाही राजा हुआ करते थे। लेकिन जार की सत्ता की जो है 1917 में लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई और जार के शासकीय पतन के बाद में जो है यूएनआर यानी कि यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कुछ समय तक रखा। हालांकि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, जिसके नायक लेनिन थे, उनके नेतृत्व में यह क्रांति हुई और उसके बाद में 1917 और 22 के बीच में और रूस के अंतर्गत जो है गृह युद्ध की स्थिति रही और उसमें जो रेड आर्मी थी, जो कि कम्युनिस्ट हुआ करती थी और लेनिन के नेतृत्व में जो लड़ रही थी, और उसके सामने एक व्हाइट आर्मी जिसको कहा गया, जो कि यूके और यूएसए के द्वारा सपोर्ट किया जाता था, उनके बीच में एक गृह युद्ध की स्थिति हमें 1917 और 1922 के दौरान देखने को मिलती है। वहीं जहाँ रेड आर्मी यानी कि कम्युनिस्ट दल और व्हाइट आर्मी दोनों ने ही यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता नहीं दी थी और उसका परिणाम ये निकला कि 1922 में जब बोल्शेविक क्रांति संपन्न हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड जो है वो रूस पर स्थापित हो गया, तो अन्य छोटे राष्ट्रों को मिलाकर एक सोवियत संघ की स्थापना की गई 1922 में और यूक्रेन जो था उस सोवियत संघ की स्थापना में एक संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद का जो दौर था उसमें स्टालिन ने जब सत्ता संभाली तो स्टालिन और अधिक प्रभावी व्यक्ति थे और साथ साथ वो सभी संस्कृतियों का रशियाकरण करना चाहते थे। रशियाकरण से तात्पर्य यह है कि वो चाहते थे कि सभी जो संस्कृतियां हैं, जो कि उप विभाजित संस्कृतियां हैं, उनका मिलन रशियन संस्कृति में हो जाए और एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार्य जो है वो एक रशियन संस्कृति हो। तो इस बात की कोशिश स्टालिन के द्वारा की गई और इसी कोशिश में 1932 और 33 में एक राज्य प्रायोजित अकाल हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, जिसमें लगभग ये कहा जाता है कि 40 लाख यूक्रेनियन किसान जो थे वो मारे गए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेनियन सभ्यता जो थी वो रशियन यानी कि रूसी सभ्यता से थोड़ी सी अलग थी और इसी कारण से स्टालिन ने किसी भी तरह की मदद जो है यूक्रेन को नहीं दी और जिसका परिणाम हमें ये देखने को मिला कि तकरीबन ये कहा गया 40 लाख के आसपास यूक्रेनियन किसान इसमें मारे गए, जिसको कि इतिहास में होलोडोमोर के नाम से यानी कि भुखमरी के माध्यम से हत्या के रूप में जाना जाता है और एक इसको नरसंहार के रूप में जाना जाता है। स्टालिन ने जो कि एलिट क्लास था यूक्रेन का, उसका जो कल्चर था उसको नष्ट करने की भरपूर कोशिश की और काफ़ी हद तक वो उसमें सफल भी रहा और यहाँ से
हम देखते हैं कि यूक्रेन को छोटा मानने की एक सोच की शुरुआत हमें रूस के शासकों में देखने को मिलती है, और वो ये चाहते थे कि यूक्रेन हमेशा से उनके अधीन रहे, या एक छोटा एक उपराष्ट्र की संस्कृति के रूप में रहे, और व्यापक रूप से रूस का प्रभाव उसके ऊपर हो। तो इस बात की कोशिश लेनिन, उसके बाद में स्टालिन के द्वारा भी की गई, और यहाँ पर हमें इतिहास में एक नरसंहार, होलोडोमोर देखने को मिलता है। आगे चलकर आप सभी को विदित है कि 1991 में सोवियत संघ अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह से और कोल्ड वॉर की कारण जो है अमेरिका के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा, चाहे वो आणविक हथियारों को लेकर रही हो या परंपरागत हथियारों को लेकर रही हो, उसकी वजह से रशिया के ऊपर काफी दबाव था। उनकी आर्थिक स्थिति लगभग लगभग चरमरा गई थी। समय बोरिस येल्सिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उसके बाद में 1991 में हमें देखने को मिलता है कि रशिया का जो सोवियत संघ का जो विभाजन है वो 15 अलग अलग कंट्रीज में हो गया। 15 नए राष्ट्रों का जन्म 1991 में हमें सोवियत संघ के विघटन से देखने को मिलता है, और यूक्रेन भी साथ ही साथ उसमें एक सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में रूस के बाद में हमें देखने को मिलता है। और उस समय जो परमाणु हथियार थे, रशिया के जो परमाणु हथियार थे, जो सोवियत संघ के परमाणु हथियार थे, उसमें से अधिकतर जो हथियार थे वो यूक्रेन के पास थे, और फिजिकली उसका जो नियंत्रण था, भौतिक स्वरूप में जिनकी उपलब्धता थी वो यूक्रेन में थी। हालांकि कंट्रोल रूस के पास था, लेकिन फिजिकली वो हथियार जो है यूक्रेन में थे। और ये कहा जाता है कि उस समय तृतीय क्रमांक पर जो है यूक्रेन के पास परमाणु हथियार हुआ करते थे। अब 1997 में रूस और यूक्रेन के बीच में एक व्यापक संधि हुई, और जिसमें कि यूक्रेनी सीमाओं की अखंडता की पुष्टि रूस के द्वारा की गई, और साथ ही साथ पश्चिमी जो परमाणु शक्तियां हैं उन्होंने 1994 में बुडापेस्ट में यूक्रेन को इस बात का अश्योरेंस दिया कि उसके जो पास परमाणु और आणविक हथियार हैं वो रूस को सौंप दे, और उसके बदले में पश्चिमी राष्ट्रों ने उसकी सुरक्षा की गारंटी दी, जो कि हमें यहाँ पर ये संधि जो है 31 मार्च 2019 को लगभग समाप्त हो गई। 1994 में जो बुडापेस्ट में जो संधि हुई थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी आणविक राष्ट्रों ने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दी थी, वह अब 2019 में समाप्त हो गई है। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमला, जो आक्रमण रशिया के द्वारा यूक्रेन पे किया गया है, क्या ये युद्ध है? बिल्कुल उसको युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि ये हर तरीके, चाहे वो साइबर युद्ध के रूप में लड़ा जा रहा हो या परंपरागत शस्त्रों के माध्यम से लड़ा जा रहा है, तो इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि ये एक रशिया का रूस का हमला है यूक्रेन पर। अब इसकी शुरुआत या इसका एक जो प्रमुख कारण है वो तकरीबन ये माना जाता है कि 2014 में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच, जो कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, वो एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे, यानी कि वो पूरी तरह से रूस के प्रभाव में काम करते थे। और इस कारण जो यूक्रेनियन नागरिक थे, यूक्रेनियन जो जनता थी, उनमें उनके प्रति काफी विरोध था। और 2013 और 14 में यूक्रेन के सम्मान को लेकर एक क्रांति की शुरुआत हुई, और उस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि इस लोकप्रिय क्रांति के कारण राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता छोड़कर रूस भागना पड़ा। और ये कहा जाता है कि ये जो क्रांति थी, ये जो यूक्रेन के सम्मान की जो क्रांति थी, उसके पीछे पश्चिमी राष्ट्रों का हाथ था। और इस कारण उसके पश्चात जो है राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, जो कि प्रो रशियन हुआ करते थे, उनको देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। अब इसका जो परिणाम निकल कर आया, जब प्रो रशियन प्रेसिडेंट यूक्रेन से भागकर रूस पहुंच गए, उस स्थिति को रूस बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उन्होंने जो है क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया। क्रीमिया जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा माना जाता था,
वहां पर उन्होंने यह हमला कर दिया। साथ ही साथ में आप ये देख सकते हैं कि डोनेट्स्क और लुहांस्क, जो कि पूर्वी यूक्रेन में स्थित दो राज्य हैं और रूस के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इन दो राज्यों के भीतर भी कुछ अलगाववादी पॉकेट्स थे, माने कि कुछ ऐसे लोग थे जो प्रो रशियन थे और यूक्रेन की सरकार का विरोध करते थे। और इन्हीं ये रूस के समर्थन से कार्य करते थे और इनको हथियार और फाइनेंशियल हेल्प भी रूस के द्वारा दी जाती थी। अब ये जो अलगाववादी थे ये हमेशा से यूक्रेनियन सरकार के खिलाफ काम करते थे और ये जो सारा क्षेत्र है आमतौर पर डोनबास के रूप में जाना जाता था और रशिया का ये कहना था कि एक रूसी भाषी क्षेत्र है और इसीलिए इस क्षेत्र को यूक्रेनियन राष्ट्रवाद से बचाना आवश्यक था। और सोवियत काल से ही इस क्षेत्र में यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क, जिसको सम्मिलित रूप से हम डोनबास क्षेत्र कह रहे हैं, इस क्षेत्र में रशियन कल्चर को बढ़ाने के लिए, रशियन राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए निरंतर श्रमिक भेजे जाने लगे ताकि पॉपुलेशन जो है वो प्रो रशियन का बहुमत की स्थिति में आ जाए। अब जब विक्टर जो है, जो कि प्रेसिडेंट है प्रो रशियन, वो भागकर रशिया पहुंच गए सम्मान क्रांति के कारण, तो उसके बाद में रूस ने बदले के रूप में क्रीमिया पर अवैध कब्जा कर लिया। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि क्रीमिया यूक्रेन के दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और उसके नीचे जो है काला सागर है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस क्रीमिया में जो है रूस ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और ये एक बदला था यूक्रेन के नागरिकों की क्रांति के खिलाफ, इस कारण प्रो रशियन प्रेसिडेंट को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब क्रीमिया के कब्जे की बात अगर हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम उसको भी जान लेते हैं विस्तार पूर्वक कि क्रीमिया पर किस तरीके से रूस ने कब्जा किया। कि रूसियों का हालांकि क्रीमिया में मामूली बहुमत था और इस यूक्रेन की जो बड़ी आबादी है उसमें रूस की एक सकारात्मक छवि हमें अभी तक देखने को मिलती है। लेकिन आज के बाद में या इस युद्ध के पश्चात निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। क्रीमिया संकट पे बात कर लेते हैं। क्रीमिया के आखिर संकट क्या था? तो 27 फरवरी 2014 की रात हथियारबंद लोगों ने क्रीमिया में संसद और मंत्रिपरिषद की इमारतों को अधीन कर लिया और उस पर रूसी झंडे लहरा दिए। अगली सुबह जल्दी ही अचिन्हित वर्दी में और अधिक लोगों ने सेवस्तोपोल और सिम्फेरोपोल में हवाई अड्डों पर कब्जा कर लिया। 18 दिन के बाद आनंद फानंद में आयोजित किए गए जनमत संग्रह के बाद व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक रूप से क्रीमिया को रूस में शामिल करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और इस तरीके से 18 मार्च 2014 को रूस और क्रीमिया के स्वघोषित गणराज्य ने रूसी संघ में क्रीमिया गणराज्य और सेवस्तोपोल के परिग्रहण की संधि पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपना प्रस्ताव 68/268 पारित करके इसका प्रत्युत्तर दिया और इस बात को रखा कि यह जो जनमत संग्रह था, जिसके बाद में रशिया ने क्रीमिया को अपने गणराज्य में मिला लिया, ये पूरी तरह से अवैध था। और इस बात को भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा कि यूक्रेन की अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। अब ये जो प्रस्ताव था सुरक्षा परिषद का, इसमें रूस ने उसके खिलाफ मतदान किया और आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में जो वीटो प्राप्त सदस्य हैं उनमें से यदि कोई एक राष्ट्र भी वीटो कर देता है तो उस प्रस्ताव को खारिज माना जाता है और रूस ने अपने वीटो के प्रयोग के माध्यम से अपने खिलाफ किसी भी संभावित कार्रवाई को वहीं पर समाप्त कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि वर्तमान जो संकट है, वर्तमान संकट में नेटो की क्या भूमिका है। और आप सभी जानते हैं कि नेटो की स्थापना जो है कोल्ड वॉर के दौरान वार्सा जो पैक्ट था, जो जिस रशियन नेतृत्व में बनाया गया था, उसके खिलाफ एक संतुलनकारी सैनिक संगठन के रूप में
नेटो की स्थापना 1949 में की गई थी और यह निश्चित रूप से अमेरिकी नेतृत्व को स्वीकार करता है और आज की तारीख में इसमें 30 सदस्य शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 30 कंट्रीज कौन कौन से हैं, जिसमें से ज़्यादातर अधिकांश जो राष्ट्र हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि नेटो के अंतर्गत शामिल हैं। अब 1990 के दशक के मध्य से ही यूक्रेन जो है नाटो के ढांचे के बाहर अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बना हुआ था और इस स्थिति को यूएस यूक्रेन चार्टर 2008-2021 में फिर से नई संधि पर हस्ताक्षर के माध्यम से पुनः दोहराया गया था और इसके अंदर एक सामरिक साझेदारी को एक औपचारिक रूप से भी स्वीकार किया गया था। अब वर्तमान चार्टर जो है रूसी आक्रमण का मुकाबला करने में यूक्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को तो रखता है, किंतु साथ में इस बात को भी कहता है कि रूस के खिलाफ अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा, यानी कि वो यूक्रेनियन फोर्सेस को इक्विपमेंट्स देगा, उनको हथियार देगा और साथ ही साथ फाइनेंशियल हेल्प और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कोशिश करेगा। अपग्रेड यूक्रेन की फौज को किया जाएगा, डाटा शेयरिंग की जाएगी कि सीधे युद्ध में यूक्रेन की तरफ से लड़ने की किसी भी संभावना से अमेरिका ने इनकार कर रखा था। इस तरह का समझौते में कोई प्रावधान नहीं था और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन पर हमले होने के बाद में नेटो उसकी रक्षा के लिए आए ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि नेटो का सदस्य यूक्रेन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटो जो एक संगठन है, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि यदि नेटो के किसी भी सदस्य राष्ट्र पर हमला होता है तो उसे समस्त राष्ट्रों पर हमला माना जाएगा और उसका प्रत्युत्तर भी इकट्ठा होकर यानी कि सम्मिलित रूप से 30 कंट्रीज के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेटो के सीधे युद्ध में रशिया के खिलाफ उतरने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। हालांकि नेटो की लगातार शामिल होने की जो कोशिश है, यूक्रेन की हमेशा से नेटो में शामिल होने की जो कोशिश है वो हमेशा से चलती रही है और 2008 में पहली बार जब नेटो के सदस्यों ने यूक्रेन को स्वीकार करने की चर्चा की थी तो जर्मनी और फ्रांस ने जो है इसे अवरुद्ध कर दिया था ताकि रूस को आक्रामक होने का मौका ना मिल पाए। और पिछले 2 दशकों से जो है यूक्रेन का लगातार पश्चिमी खेमे के साथ जाना व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक राष्ट्रवाद वाले रूस को रास नहीं आ रहा था। तो आप ये जान चुके होंगे और स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि यह मामला केवल सामरिक और राजनीतिक नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मसला भी है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रशिया आज भी ये मानकर चलता है कि यूक्रेन का जो राष्ट्रवाद है वो रशिया के अधीन होना चाहिए या फिर उसकी पृथकता को वो आज तक स्वीकार नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन भी हमें देखने को मिलता है। और साथ में नेटो और पश्चिमी देशों का जो अड़ियल रवैया है उसमें उसकी जो भूमिका पश्चिमी राष्ट्रों की भी रही है, तो उसी के कारण यूक्रेन और रशिया के बीच में संबंध सुधरने की जगह और उलझते गए और वो युद्ध के कगार तक आज की तारीख में हम उसको देख सकते हैं। जहां रूस और यूक्रेन अपने मुद्दों को अपनी साझी इतिहास और सांस्कृतिक भिन्नताओं को सुलझा सकते थे, लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के कारण और व्लादिमीर पुतिन को एक तानाशाह के रूप में दुनिया के सामने रखने की इस कोशिश में पश्चिमी राष्ट्रों ने इस मसले को काफी पेचीदा बना दिया है। तो एकदम स्पष्ट रूप से पश्चिमी राष्ट्रों को हम निर्दोष करार नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं अमेरिका के नेतृत्व में नेटो का जो कूटनीतिक प्रयास रहे हैं रशिया को घेरने के और सामरिक रूप से उसको दबाव में रखने की कोशिश कहीं ना कहीं आज इस रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के रूप में हमें देखने को मिलती है। और ये बात भी नेटो और अमेरिका बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस तरह से गद्दाफी को हटा दिया गया या सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया, व्लादिमीर पुतिन को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि रूस काफी शक्तिशाली राष्ट्र है और परमाणु हथियारों से संपन्न भी है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का रिस्क जो है अमेरिका और नेटो नहीं लेंगे।
तो चलिए एक संक्षिप्त रूप में 10 बिंदुओं के अंतर्गत हम इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं संक्षेप में यहाँ पर कि क्या 10 कारण हैं जिसकी वजह से आज रूस को यूक्रेन पे हमला करने की आवश्यकता पड़ी। तो संक्षिप्त में इस चीज को हम समझ लेते हैं कि यूक्रेन की जो सीमा है पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है और 1991 तक, जैसा कि हमने चर्चा कर चुके हैं कि यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तात्कालिक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में यानी कि यूक्रेन की राजधानी में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। नंबर 3 पॉइंट, यानुकोविच को अमेरिकी ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश को छोड़कर भागना पड़ा। इससे खपा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर, यानी कि जिसके बारे में हमने डोनबास का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच में डोनबास प्रांत में निरंतर संघर्ष चलता रहा है और इससे पहले भी जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच में टकराव हुआ था। 2014 के बाद में रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने और शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की थी। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच में शांति और संघर्ष का एक समझौता कराया था। हाल ही में यूक्रेन ने जो है नाटो से करीबी दोस्ती गांठना शुरू कर दिया और यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध थे। उसकी इच्छा भी थी कि वो नाटो का एक पूर्णकालिक सदस्य बने और इसी कारण से कहीं ना कहीं रूस के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण होते गए, क्योंकि रूस को ये डर था कि नेटो के अंतर्गत यदि यूक्रेन आता है तो नेटो और अमेरिका जो है उसकी सीमा तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में रूस की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इस आशंका को भांपते हुए रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने से रोकना चाहता था और इसी मांग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी राष्ट्रों पर निरंतर अपना दबाव बनाए रखा और आखिरकार जब यूक्रेन इस चीज को न समझ पाया और हमेशा से इसकी कोशिश रही कि वो नेटो का सदस्य बन जाए, इसी कारण आज की जो हम परिणति देख रहे हैं, रशियन ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि अभी तक जो हमला है उसमें नेटो कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और यह युद्ध किस रूप में समाप्त होगा इसकी संभावना अभी व्यक्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। संभावना इस बात की है कि बातचीत के माध्यम से ही इस समाधान को निकाला जाए और विश्व जो है एक संभावित खतरे से पुनः बच पाए। इसी आशंका और इसी संभावनाओं को देखते हुए हम लोग अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हों अगर हों तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उनका स्वागत मेरे द्वारा किया जाएगा और अगले वीडियो में जल्दी से हम लोग इन चीज़ों के ऊपर और विस्तार से बात करेंगे, अन्य आयामों को भी इस युद्ध के देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।